नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में न्यूज मेकर एक नहीं बल्कि 3 चेहरे हैं। पहले हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, दूसरे हैं विधायक इकबाल महमूद और तीसरे हैं योगी सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, जो संभल की हिंसा को तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई बता रहे हैं। और यही पॉलिटिकल पावर सेंटर का न्यूज मेकर है, क्योंकि संभल में पहले हिंसा भड़की और अब इस पर सियासत उबाल मार रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको जल्दी से बता दें। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर मामला गहराता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एकनाथ शिंदे कैंप ने अजित पवार से सीएम के लिए समर्थन मांगा है। सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं कि शिंदे के करीबियों के साथ अजित पवार के करीबियों की घंटे भर तक मीटिंग हुई है और उसी मीटिंग के दौरान सीएम की कुर्सी के लिए समर्थन की भी मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सीएम को लेकर जो हलचल है वो तेज होती हुई अजित पवार और शिंदे के करीबियों की बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट ने अजित पवार गुट से समर्थन मांगा है मुख्यमंत्री को लेकर। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं, मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, बताया जा रहा है कि समर्थन की मांग को लेकर ये मीटिंग हुई है दोनों गुटों के बीच, क्या जानकारी और है हमारे पास? जी देखिए शिरीन, मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके लिए समर्थन भाजपा यानी देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे जुटाने में लगे हुए हैं। एक तरह से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन शिंदे हार नहीं मान रहे। कल वो नाराज थे और कल ही उन्होंने जाकर अजित पवार से उनके कैंप ने माफ़ करिएगा उनके कैंप की तरफ से अजित पवार गुट से संपर्क किया गया और उन्होंने समर्थन मांगा, समर्थन सीएम पद के लिए मांगा और ये कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। आप एकनाथ शिंदे को समर्थन दीजिए, आपकी तरफ से समर्थन आएगा तो उनकी बाजू मजबूत होगी। इस पर अजित पवार ने कोई रुख नहीं अपनाया है, क्योंकि अजित पवार और उनकी पार्टी की तरफ से पहले से ही ये तय किया गया है या उनकी मंशा या उन्होंने ये मान लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री की चॉइस होंगे, हमें उन्हें समर्थन करना है। हाँ। तो इसी वजह से एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से एक अजित पवार के कैंप को संपर्क किया गया कि आप समर्थन दीजिए, लेकिन समर्थन मिलता हुआ फिलहाल नहीं नजर आ रहा है और बातचीत का दौर चल रहा है। जो दिल्ली से फैसला होगा वो मान्य होगा, दूसरी तरफ कोशिशें भी हो रही हैं। क्या माना जाए, कब तक ये तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है? शिरीन, अगले 48 घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी और मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि 29 से 1 तारीख तक दिल्ली में डीजीज कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ प्रधानमंत्री और अमित शाह बिजी रहेंगे, तो 29 या 2 की बात हो रही है, लेकिन 2 को ही या 2 के आगे शपथ होगा, लेकिन अगले 2 दिनों में ये तय हो जाएगा। और ये अमूमन ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। लेकिन शिंदे हार नहीं मान रहे, क्योंकि उनका कहना है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, पॉपुलर है वो, मराठा चेहरा है वो, और अगले बीएमसी चुनाव में अगर वो सीएम रहते हैं तो बीएमसी और महानगर पालिका कब्जा करना आसान होगा। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और यही एक कोशिश का हिस्सा है कि अजित पवार गुट से उन्होंने समर्थन मांगा है। चलिए शिरीन, देखना होगा कि इन कोशिशों को कितनी कामयाबी हासिल होती है या फिर फैसला किस तरफ जाएगा। इसका इंतजार होगा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया गणेश, इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर यह बड़ी खबर है, अजित पवार और शिंदे के करीबियों की बैठक। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि घंटे भर दोनों नेता आमने सामने बैठे हैं और सीएम की कुर्सी को लेकर ये बातचीत हुई है, ये मुलाकात हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच शिंदे गुट के सांसदों ने पीएम से मिलने का समय मांगा है। उधर रामदास आठवले के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जब वो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा देने पहुंचे, तब उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे से अगली सरकार की शपथ तक कार्यवाहक सीएम बने रहने को कहा, लेकिन महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर गहमा गहमी जारी है। क्योंकि इधर एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, उधर शिंदे गुट के सांसद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की फील्डिंग में जुट गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है। देखिए, कार्यकर्ता के मन की भावना ये है कि फिर से शिंदे साहब आएंगे। अनेक लोगों की भी इच्छा है, जो उन्होंने एक कॉमन मैन करके काम किया है, खुद को सिर्फ सीएम न समझते हुए इतनी सारी योजनाएं। ही वॉज लीडिंग द गवर्नमेंट, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट।
दूसरी तरफ फडणवीस के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा दावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया, जिनका क्या फॉर्मूला है पहले वो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और दूसरा कोई वहाँ डिप्टी सीएम शिवसेना का बनाया जा सकता है। ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए। चुनाव से क्या पहले कोई ऐसा डिसीजन हुआ था कि एकनाथ शिंदे को ही बाद में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ था। कल देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली आने के बाद हलचल तेज हुई थी। हालांकि अब वो वापस मुंबई लौट चुके हैं। सीएम पद को लेकर मुंबई में बैठकों का कई दौर चला, लेकिन बात तो दिल्ली से फाइनल होनी है, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जारी रह सकता है। वहीं 2.5 साल के सीएम पद की भी थ्योरी सामने आ रही, लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलबाजी है, क्योंकि आखिरी मुहर दिल्ली से लगनी है। बात अब उत्तर प्रदेश के संभल की करते हैं, जहां पर हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है और इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उपद्रवी दिख रहे हैं, पत्थरबाजी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये उस दिन का ही बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज, जो सब कुछ वहां पर जो हुआ उसमें रिकॉर्ड हो गया। कई चेहरे साफ दिख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुबह 9 बजे का ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपके सामने। देखिए, हाथ में चप्पल है, पत्थर फेंकते हुए ये उपद्रवी साफ देखे जा सकते हैं। कई ऐसे जिन्होंने चेहरा ढक भी रखा है, चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है, और ये उपद्रवी वहां पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। देखिए किस तरीके से उस दिन पत्थरबाजी हुई, कैसे हिंसा बढ़ी, साफ इस वीडियो फुटेज के जरिए समझा जा सकता है। और इस पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी संभल जा सकते हैं, और इसी बीच संभल हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नितिन अग्रवाल ने हिंसा को तुर्क और पठानों के वर्चस्व की लड़ाई बताया है। संभल हिंसा पर हो रही राजनीति के बीच यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मामले को नया एंगल दे दिया है। अब 2 समुदाय हैं, एक तुर्क समाज से आते हैं, एक पठान समाज से हैं। दोनों की, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो वर्चस्व की लड़ाई है, तो ये वही उसका ही नतीजा है जो संभल में आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। नितिन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि संभल में जो कुछ हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक हैं। संभल में 2 पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है और आज भी है। एक पक्ष सांसद का है, एक पक्ष विधायक का है, और दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मस्जिद जब तुर्क पठान सारे मुसलमान की एक है, तो फिर काहे का जाति संघर्ष और काहे का जातिवाद? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय से ही बहुत सारी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। उसी तरह की एक नई कहानी है ये जाति संघर्ष। सब बकवास है। 5 लोग मरे हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं। पुलिस ने गोली चलाई है, सीधे पुलिस गोली चला रही है। इस तरह कर करके वीडियो फुटेज है कि इस तरह गोली मारी जा रही है, राइफल लोड कर करके सीधे सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नितिन अग्रवाल का बयान तब आया जब समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष के नेता सरकार पर हिंसा कराने के आरोप लगा रहे थे। हम जानते हैं कि पूरी तरह प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहा है और प्रशासन की ही वजह से माहौल खराब हुआ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। संभल के सांसद पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताया और खुद संभल जाने का ऐलान कर दिया। वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है, उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इसकी जानकारी दी। तो राहुल जी के नेतृत्व जाएंगे। हमने कहा था कि हमें कल से हम लोग बोल रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा कि नहीं संभल जाऊंगा। संभल में सीधे सीधे लोगों की हत्या हुई है और पुलिस ने हत्या की है। किसी आप कह रहे हैं राहुल गांधी खुद संभल जाना चाहते हैं? शायद कल या परसों जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। विपक्ष के नेताओं के दौरे की खबर पर डीजीपी ने कहा कि संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है, यानी 30 नवंबर तक किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने संभल से पहले ही उन्हें रोक लिया। और संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने दलितों और पिछड़ों की आवाज उठाई, तो नड्डा ने संविधान पर आघात की बात कहकर कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन सियासी तपिश मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने बढ़ा दी है।
राहुल गांधी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस के मौके पर बोल रहे थे, तभी बत्ती गुल हो गई। और करीब 6 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। बाद में जब लाइट आई तो राहुल ने बत्ती गुल का कनेक्शन संसद में माइक बंद होने से जोड़ दिया। जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जिन्होंने संविधान का जिक्र कर सत्ता पक्ष पर कई निशाने साधे। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कमान संभाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिन्होंने संविधान से लेकर आपातकाल का जिक्र कर हमलों की झड़ी लगा दी। एक पार्टी ने संविधान की मूल धारा, मूल स्पिरिट, आत्मा पर एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस संविधान को तोड़ने का भी प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा देश आज 75वां संविधान दिवस मना रहा है, क्योंकि ये संविधान ही है जो हमें मजबूत गणराज्य बनाता है। लेकिन संविधान दिवस के मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तल्खी ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। बात करेंगे अब संभल हिंसा की। संभल हिंसा पर अभी तक आपने कई रिपोर्ट्स देखी, लेकिन पहली बार आप देखिए मस्जिद के चारों तरफ से किस तरीके से हिंसा वहां पर फैली, कैसे सर्वे टीम को निकाला गया, किन गलियों में कैसी सुरक्षा थी और कहां-कहां से पत्थरबाज हमला करने आए। ग्राउंड जीरो से जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में एक हिंसक घटना से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की तबीयत खराब हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर, जिस मस्जिद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये मस्जिद बाबर के वक्त बनाई गई थी और बाबर के हमलों से पहले यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के समय में मंदिर होता था। जबकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि जब से उन्होंने होश संभाला है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से वो इस मस्जिद में आते जाते हैं और यहीं पर वो नमाज अता करते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिरकार ये हिंसा अब क्यों हुई, क्यों ये भाईचारा अब खराब हुआ। वजह की शुरुआत होती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर वो दिन था जब इस मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की एक कमेटी सर्वे करने आती है। इस सर्वे के बाद यानी तकरीबन 5 दिन बाद 24 तारीख को, 24 नवंबर वो तारीख थी जब दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन की वही कमेटी एक बार फिर इसी रास्ते से सर्वे करने के लिए आती है, लेकिन वो सर्वे शाम की बजाय सुबह को किया जाता है। अब उस सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ, ये आपको मैं मस्जिद के चारों तरफ जो एक पतला ट्रैक ये घूम रहा है इस पर जाकर बताऊंगा। 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने आई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इसी बैरिकेडिंग के रास्ते से प्रवेश किया मस्जिद की तरफ, और ये जो पीछे की संकरी गलियां हैं यहाँ पर उस मस्जिद का सर्वे शुरू होते ही लोग जमा होने लगे। ये देखिए मस्जिद के चारों तरफ का वो घुमावदार रास्ता है जो आबादी के बीचों बीच मस्जिद के चारों तरफ से घूमता है। इस तरफ भी लिखा गया है कि शाही जामा मस्जिद
संभल, यानी ये जो संकरी गलियां निकल रही हैं ये सभी मस्जिद की तरफ जाती हैं। लेकिन अब ये वो इलाका है जहां से हिंसक भीड़ ने मस्जिद में हो रहे सर्वे का विरोध करने के लिए हिंसक रूप अख्तियार किया। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान जो संभल कवर करते हैं उस वक्त थे। उबैदुर, आप एक बात बताओ, आपसे बड़ा गवाह यहाँ कौन हो सकता है? उस दिन जब सर्वे चल रहा था आप किस इलाके में थे? आपने यहाँ क्या देखा? कहाँ पुलिस थी? कहाँ भीड़ थी? कितनी भीड़ थी? वो पत्थर कहाँ से आए? गोली कहाँ से पहले चली? और आगजनी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जो 7:30 बजे का टाइम था, तो ये जो पीछे वाला कोना है जहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ सामने हरे रंग का, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी और जो सर्वे टीम थी वो आकर के ठहरती है। ठीक 7:30 बजे जितने भी टीम में मौजूद लोग थे उनको डीएम और एसपी ने एक एक करके चेकिंग करके इस बैरिकेटिंग से अंदर लिया और इस रास्ते से, जो पीछे वाला रास्ता है, इससे एक एक करके टीम को अंदर ले गए। मीडिया को यहीं पर कोने पर रोक दिया गया था। 7:30 बजे ठीक जो है टीम मस्जिद के अंदर, शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुंच गई सर्वे करने के लिए। ये 24 नवंबर की बात है, सुबह सवेरे 7:30 बजे टीम सर्वे शुरू करती रही। उसके बाद जब टीम अंदर चली गई, हम लोगों को इजाज़त नहीं थी वहाँ पर जाने के अंदर, तो हम ऐसे में टहलता हुआ आया। लगभग 7:45 बजे का टाइम रहा होगा। इसी गली में मैंने कहा कि पीछे की तरफ से देख लेते हैं, ये बैक साइड है, पश्चिम छोर है ये मस्जिद का जो रुख होता है, तो मस्जिद की बैक साइड है। तो यहाँ सामने जो वो गाड़ी खड़ी हुई है, गलियों में भीड़ थी, थोड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। 150 लोग होंगे युवक। सब घरों के आसपास लोग थे ये जो अब आप देख रहे हैं? सुबह सवेरे का टाइम था, ठंड थी, तो लोग ज़्यादातर सो ही रहे थे अपने घरों में। लेकिन जो सामने वाली जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई है उस गली में भीड़ जो है आना शुरू हो गई थी। 8 सवा 8 बजे लोग खड़े थे, खामोश खड़े थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था और इस पूरे रोड पर पुलिस का पहरा था। इसकी मस्जिद की दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को कि हम इसके पिछले हिस्से में आ गए हैं जहां मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, संकरी गलियां हैं और ये इसके बैक साइड का हिस्सा है। ये जो रास्ता इधर दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जब मस्जिद में कोई भी आता है नमाज पढ़कर, जब उनको वापस आना होता है तो ये वापसी का रास्ता है। अब हालांकि इस रास्ते पर पुलिस का पहरा है, पुलिस ना तो इस रास्ते को किसी को इस्तेमाल करने दे रही है, लेकिन अगर इस रास्ते को चढ़कर जाएं तो वहां से हम सीधा जो मस्जिद का प्रांगण है उसमें पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है, सारी भीड़ इसी तरफ जमा थी। यहाँ पर इस गली में जो ये गाड़ी खड़ी है सीओ साहब की, यहाँ पर ये जो राख पड़ी हुई है, यहीं इस गली पर जो थे लोग खड़े हुए थे और जो दंगे की शुरुआत हुई है हिंसा की, वो यहीं से हुई है। ये तो वाहन जले होंगे, उसकी कालिक होगी। ये जो पुलिस वालों के निजी वाहन थे वो खड़े हुए थे यहाँ पर। 3 गाड़ियाँ जो जली हैं उनकी ये राख है। यहाँ पर शुरुआत हुई है हंगामे की। और ये गली हम दिखाना चाहेंगे, ये वाली जो गली है, जैसे अब गाड़ियां खड़ी हैं वैदुर, इसी तरह से गाड़ियां खड़ी थी, साइड में ऐसे खड़ी थी, यहाँ पे लाइन में एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी और एक यहाँ पे खड़ी थी। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर कुल जो है जली हैं, जो बवाल हुआ। तो ये बताइए कि भीड़ इन सब गलियों में थी? सबसे ज़्यादा भीड़ इस गली में थी और यहाँ से शुरुआत हुई है, इस पॉइंट से शुरुआत हुई है। ये लगभग 9:30 बजे के बाद की जो शुरुआत हुई हंगामा। पहली बार जब शोर मचा यहाँ पर, लोगों ने हंगामा किया, तो डीएम, एसपी और मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जफ़र अली, वो यहाँ पर आए, लोगों को समझाया और उन्हें पीछे जाने दिया, तो लोग जो है अपने घरों में चले गए थे। एक बार में भीड़ को वापस कर दिया। 15-20 मिनट बाद फिर जब शोर मचा है तो उस रास्ते से हम लोग आए। तो वैदुर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अब पुलिस का पहरा है, जब सर्वे चल रहा था तब भी ऐसे ही पुलिस की गाड़ियां इस साइड पे खड़ी थी और इसी तरह से पुलिस जो है वो इन संकरी गलियों में मौजूद थी और भीड़ इन गलियों के अंदर झांक रही थी, यानी खड़ी थी। इनके ये पॉइंटों पर थी, यहाँ पर भीड़ खड़ी हुई थी इन पॉइंटों पे, ये यहाँ पर भीड़ थी, तो पुलिस ने यहाँ रोक रखा था भीड़ को और समझा भी रहे थे कि आप लोग जाओ, आप लोग भीड़ मत करो। कितनी तादाद रही होगी भीड़ की उस वक्त? उस वक्त भीड़ की 100-150 लोग रहे होंगे यहाँ पर। तो हमने जब देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है तो हम उस रास्ते पे वहाँ खड़े हो गए। पुलिस वहाँ पर थी तो पुलिस का मोबिलाइजेशन भी था यहाँ पर, तो थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो एक गाड़ी यहाँ पर थी और जो सामने वाली खंबे के पास बहुत पतली, यहाँ भी आग लगाई गई है। यहाँ भी आग लगाई गई है। ये मतलब मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पर आगजनी रोड है, ये मस्जिद के बैक साइड है, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम और दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर आगजनी हुई, पथराव हुआ। सबसे ज़्यादा जो तस्वीरों में आपने देखा वो पथराव और सब बवाल जो होता वो यही होता, वो यहीं की थी।
ये हम मस्जिद के पीछे से घूम के फिर फ्रंट की साइड बढ़ रहे हैं की तरफ। हाँ बिल्कुल, तो ये इस तरफ से एसपी डीएम आ रहे थे, पुलिस को यहाँ से पुलिस फोर्स जो है उन्हें पीछे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। सिचुएशन जब आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू हो गए और बहुत आंखों में मिर्चें लगने लगी तो हम लोग पीछे जाने लगे। हम इधर चले गए पीछे थोड़े मेन गेट की तरफ मस्जिद के, और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती चली गई। और जब बिगड़ती चली गई तो फिर एसपी साहब ने सबसे पहले और डीएम साहब ने ये फैसला लिया कि जो सर्वे है उस टीम को, सर्वे की टीम को निकाला जाए। एक ये रास्ता है, तो जिस टाइम ये भी मस्जिद के अंदर ही जाता है रास्ता, मस्जिद के अंदर जाता है ये, तो यहीं पर टीम खड़ी हुई थी सर्वे की। जो सर्वेयर आए थे वो इस कोने पे खड़े हुए थे, और जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो इस कोने से फिर वो अंदर की तरफ चले गए, अंदर को रास्ता है। और फिर एसपी साहब हरे वाला जो दरवाजा, हाँ बिल्कुल, जी इस अंदर मस्जिद के अंदर बिल्कुल मस्जिद के अंदर जाता है। तो एसपी साहब फिर दौड़ के गए और डीएम साहब उन्होंने यहाँ से जाकर के मेन गेट से जो सर्वे टीम थी उसको बाहर निकालने का फैसला लिया। ठीक 10 बज चुके थे तब तक। तो फिर डिसीज़न लिया अधिकारियों ने कि इन लोगों को, जो हिंदू आबादी है, सामने पतली गली है मस्जिद के बिल्कुल सामने, इससे निकाला जाए। तो पैदल उस वक्त हम थे साथ मौजूद में, तो वो उस मस्जिद से इस गेट से लेकर के गए, और ये जो सामने बैरिकेटिंग है, पतली सी जो बैरिकेटिंग है, बिल्कुल नैरो गली है, इस गली से सर्वे टीम को लेकर के अधिकारी निकले हैं यहाँ से शाही जामा मस्जिद से, और लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता रहा होगा जो पैदल तय किया सबने, और सुरक्षित पूरी टीम को जो है पहुँचाया गया। 1 घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर में पूरी शहर को कंट्रोल कर लिया था पुलिस ने, और जो आवाजाही थी वो शुरू हो गई थी और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो गई थी। 2 घंटे के अंदर ही मोबिलाइजेशन जो था भीड़ का वो कंट्रोल हो चुका था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारा बताया कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम उस दिन हुआ, और हम घूमकर एक बार फिर उसी जगह पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी मस्जिद के उसी गेट पर जो कि उसका मुख्य द्वार है। लेकिन खास बात क्या है, मंदिर और मस्जिद का ये तमाम जो विवाद है ये कोर्ट कचहरी और कानून के रास्ते ही निपटेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है वो हिंसा का दाग संभल के दामन पर हमेशा लगा रहेगा और उसे हर वक्त याद भी किया जाएगा। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, संभल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लंदन दौरे पर हैं और उनके इस दौरे का मकसद मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है। इसी कड़ी में वो लंदन में उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या सीएम मोहन यादव का मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का प्लान है? आप खुद सुनिए। इस वक्त हम लंदन में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लंदन में निवेश लाने के लिए पहुंचे हुए हैं ताकि मध्य प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े। हमारे साथ मोहन यादव मौजूद हैं। मोहन जी, मैंने देखा कि लगातार आप अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है? लंदन से क्या उम्मीदें आपको दिखाई दे रही है कि ब्रिटेन से कुछ निवेश जाएगा मध्य प्रदेश? निश्चित रूप से ब्रिटेन से निवेश जाएगा, टेक्नोलॉजी जाएगी, व्यापार व्यवसाय के कई दरवाजे खुलेंगे, और मैं मान के चलता हूँ कि आज की स्थिति में भारत और खासकर मध्य प्रदेश बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में संभावना वाला प्रदेश है। तो लोग बड़े पैमाने पर इंटरेस्टेड है और हम उसको अवसर देते हैं। किन किन क्षेत्र में खास तौर पर आपने फोकस किया यहाँ यूके में? हम समान रूप से सब में जा रहे हैं, खास करके मेडिकल टूरिज्म, माइनिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर संभावना। और आज जब मैं देख रहा हूँ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोग हमारे अपने प्रदेश में संभावना देख रहे हैं। यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर के लिए इंटरेस्टेड पार्टियाँ भी आ रही हैं। तो आने वाले समय में ग्लोबली जिस ढंग का पूरा देश का माहौल बदल रहा है, भारत पे विश्वास कर रहे लोगों में देश पर खास भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संभावना है और अमृत काल तक जो हमारे टारगेट है हमारी डबल करने की। मैं देख रहा हूँ फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने जा रहे हैं। कितने निवेश की आपको उम्मीद लग रही है कि मध्य प्रदेश में इतना निवेश होगा? देखिए, हमने कहा कि हम जब सरकार में बैठे तब 3.25 लाख करोड़ का हमारा बजट था। 3.5 लाख करोड़ बजट हमने पिछली बार दिया और इसको 7 लाख करोड़ तक ले जाने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमको ऐसे हमारे प्रयास भी करना पड़ेंगे और मुझे इस बात का संतोष है धीरे धीरे हमने टारगेट हर साल के हिसाब से दिया और उस पर हम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मोहन यादव जो कह रहे हैं कि एक लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर, और इसी के सिलसिले में अभी लंदन और फिर आने वाले दिनों में जर्मनी में मोहन यादव मौजूद रहेंगे। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, लंदन। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।